गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो किया था अपन ने अभिक्रियाएं हैं उनके लिए समाकलित वेग समीकरण और विभिन्न कोटि अभिक्रियाओं के लिए विभिन्न कोटि अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग विभिन्न कोटि अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण। जैसी अभिक्रिया की कोटि है उसी कोटि के आधार पर उस अभिक्रिया का नाम दिया गया है। अपन स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले शून्य कोटि। शून्य कोटि के लिए फर्स्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन से अभिक्रिया के लिए स्टार्ट कर रहे हैं अपन? शून्य कोटि के लिए। शून्य कोटि पढ़ने से पहले कोटि की अभिक्रिया आपने याद कर ली होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। किसी अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण में उसकी सांद्रता पदों की घातों का योग जो आता है उस योग को अपन उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब उसी कोटि को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? शून्य में। तो शून्य कोटि के लिए क्या लिखेंगे? किसी अभिक्रिया के लिए प्रायोगिक वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता पदों की घात शून्य हो तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे अपन? शून्य कोटि अभिक्रिया। या अपन इस प्रकार भी इसको बोल सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों का योग अभिकारकों की सांद्रता पदों की 0 घात के उसका वेग समानुपाती होता है, शून्य घात के वेग समानुपाती होता है, तो उसे अपन अभिक्रिया की शून्य कोटि की अभिक्रिया कह सकते हैं। मतलब वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारकों की शून्य घात के समानुपाती होता है उसे अपन शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि अभिक्रिया वेग केवल वेग नियतांक के बराबर होता है तो उस अभिक्रिया को भी कौन सी बोल सकते हैं अपन? शून्य कोटि की अभिक्रिया बोल सकते हैं। देखो जैसे मान लो एग्जाम्पल लिखा मैंने, ए कोई कॉमन सामान्य अभिक्रिया लिखी नॉर्मल, यहाँ पे क्या आ गया? उत्पाद। ठीक है, वेग लिखूंगा, पहले से कन्फर्म पता है अपने को कोटि कितनी है? 0, तो 0 मान के लिखनी है के नॉट, और यहाँ पे ए और उसकी पावर क्या लगा दी मैंने? 0। पावर 0 तो मतलब वेग इक्वल टू वेग नियतांक। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग केवल वेग नियतांक के बराबर होता है तो उस अभिक्रिया को कौन सी कोटि की अभिक्रिया कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसे बोल दो कि जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारकों की शून्य घात के समानुपाती होता है उसे भी अपन शून्य कोटि की अभिक्रिया कह सकते हैं। सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगे समय से लिखें तो क्या लिखेंगे? माइनस का dA अपॉन dt इक्वल टू क्या लिखेंगे? के नॉट। प्रायोगिक वेग समीकरण आ गया। इसी को थोड़ा सा चेंज कर दें, dA अपॉन dt को dt का पक्षांतरण कर दें तो क्या आ जाएगा? के नॉट dt। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो चलो आगे लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? ये पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे क्या आ गया? माइनस के नॉट dt। इसको दे दें समीकरण नंबर 1। यहाँ लिखें समीकरण नंबर 1 को, समीकरण नंबर 1 को समाकलित करने पर समीकरण नंबर 1 को समाकलित करने पर जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे क्या लिया, डी
इजुगल टू क्या लिखा, माइनस का कांस्टेंट बाहर रह जाएगा, क्या आ जाएगा dt। ठीक है, अब देखो यहाँ जो थी, मान लो t इजुगल टू 0 हो तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन a मान लेते हैं या a नोड मान लेते हैं, ये 0 रहेगा। और t समय तक t बराबर t हो तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन a मान लेते हैं, ये भी मान सकते हैं कोई। तो अपन ने इंटीग्रेशन कहाँ से किया, t बराबर 0 से लेकर t बराबर t तक, t बराबर 0 से t बराबर t तक। यहाँ कहाँ से किया, a नोड से लेकर के a तक, ठीक है, यानी a नोड से a तक कर दिया और 0 से t तक कर दिया, जो भी अपन ने लिमिट ली है। ठीक है, dA का समाकलन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, dx का x आपने याद करा भी होगा बहुत बार। k नोड यहाँ पे क्या आ जाएगा, dt का t आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा c जानते ही हो, समाकलन स्थिरांक, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। इसको दे रही है, इसका समाकलित समीकरण आ गया, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। समाकलित वेग समीकरण को किसी अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक और समय का मान निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब किसी अभिक्रिया के लिए, मान लो कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया, उसके लिए वेग नियतांक का मान निकालना हो, या वेग नियतांक का मान बता तो किसका मान निकालना हो, समय का मान निकालना हो, तो इस मान को निकालने के लिए अपन समाकलित वेग समीकरण का उपयोग करते हैं। अब यहाँ से निकलेगा नहीं क्योंकि c का मान पता होना चाहिए, तो c का मान निकालने के लिए अपन कंडीशन लगाते हैं। अपन ने कंडीशन क्या लगाई कि यदि t जो था उसको स्टार्टिंग टाइम ले लें 0, t इजुगल टू क्या ले लें 0, मैंने बताया t इजुगल टू 0, तो a इजुगल टू क्या हो जाएगा a नोड। तो a जो थी उसके बराबर क्या लिखेंगे अपन, a नोड, यही लिखेंगे भाई। 0 समय था तो कॉन्सेंट्रेशन भी 0 ही लेंगे मैक्सिमम। इसको प्रारंभिक समय आप बोल सकते हो, इसको प्रारंभिक सांद्रता बोल सकते हो। ये जो सांद्रता थी वो t समय पे थी, लेकिन t बराबर 0 ले लिया तो यहाँ भी इसको 0 कर दिया, प्रारंभिक सांद्रता आ गई। जैसे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह लिख दिया a नोड माइनस k नोड इंटू t की जगह लिख दिया 0 प्लस क्या आ गया c, तो अपने को पता है a नोड इजुगल टू क्या आ गया c। तो समाकलन स्थिरांक जो था उसकी वैल्यू आ गई अपने पास में a नोड। 3 से जैसे ही वैल्यू रखेंगे 2 में तो अपने पास क्या आ रहा है a, अपन को केवल जो समाकलन स्थिरांक था उसकी जगह क्या रखना है, a नोड रखना है, बाकी सेम करना है पूरा। तो यहाँ पे क्या लिखा, माइनस का k नोड, यहाँ पे क्या आ गया t प्लस c जो था इसकी जगह क्या लिखना है a नोड। ठीक है, मैंने पीछे बताया, अभी बताया आपको कि ये जो समाकलित वेग समीकरण है उसका यूजेज क्या है कि वेग नियतांक निकालने और समय निकालने किसी अभिक्रिया के लिए, अगर आपको सांद्रता पता है तो। ठीक है, अब ये जो समीकरण आ गया, इस समीकरण की सहायता से अपन वेग नियतांक का मान निकालेंगे और उसके लिए समय का मान निकालेंगे। ठीक है, मान लो आपको वेग नियतांक का मान निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं इसका पक्षांतरण कर दूं तो क्या आ जाएगा, k नोट t इजुगल टू a नोट और उसमें से लेस कर दिया गया a। ठीक है, a नोट है। अब देखो, अगर आपको वेग नियतांक का निकालना है तो t का पक्षांतरण कर दो, और अगर आपको t का निकालना है तो वेग नियतांक को पक्षांतरण। मतलब ये दोनों जो फॉर्मूले हैं इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हैं। k नोट इजुगल टू आ जाएगा a नोट माइनस a अपॉन t, और t का निकालो तो t इजुगल टू a नोट माइनस a अपॉन k नोट। ये आपके पास है।
अब इसको अपन डेल्टा ए भी लिख सकते हैं क्योंकि तो प्रारंभिक सांद्रता है। यहाँ आप ये भी लिख सकते हो ए नोड क्या चीज़ है, प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। ए जो थी वो जो टाइम टेकन है, जो आपने लिया है टी समय पर सांद्रता, भाई 2 मिनट चलाई कि 5 मिनट चलाई, जो भी अपन ने रिएक्शन चलाई, टी समय पर सांद्रता, टी समय पर सांद्रता, ठीक है। और ए नोड हो गया, ए हो गया। फिर उसके बाद में के नोड आप जानते ही हो, वेग नियतांक, शून्य कोटि के लिए वेग नियतांक या डाय शून्य कोटि पढ़ ही रहे हैं तो सीधा सा क्या लिख दिया, वेग नियतांक, ठीक है। तो समाकलित वेग समीकरण का यूजेस केवल वेग नियतांक और निकालने में है। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, शून्य कोटि की पढ़ रहे हैं। शून्य कोटि की वह होती है जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारकों की शून्य घात के समानुपाती होता है। कोई एक सामान्य अभिक्रिया लिखी ए, उसमें प्रोडक्ट था, उसके लिए वेग लिख लिया, अपने को पता है पहले से के नोड एन ए की पावर 0, क्योंकि कोटि शून्य करनी थी तो वेग इक्वल टू क्या आ गया, के 0। तो आप ये भी कह सकते हो कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग केवल वेग नियतांक के बराबर हो, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगे समय से ये वाला आ गया, रिएक्टेंट के रेफरेंस में लिया इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। इसका पक्षांतरण किया तो माइनस डी ए इज इक्वल टू के 0 डी टी आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस का ये वाला पक्षांतरण ये वाला हो गया। इसका इंटीग्रेशन किया, लिमिट को मैंने बता दी है, ए नोड से ए तक कर लिया है, 0 से टी तक कर दिया है जितने भी टाइम, और जैसे समाकलन किया तो डी ए का ए लिख दिया, ये डी टी का टी आ गया, सी क्या आ गया, समाकलन स्थिरांक। इसका मान निकालने के लिए अपन ने कंडीशन लगाई कि अगर कंडीशन ये हो t बराबर 0 हो तो a बराबर a0 हो, तो अपन ये वाली चीज़ इसमें रख सकते हैं। तो जैसे ये रखेंगे तो a नोड इक्वल टू c आ जाएगा, और c की वैल्यू अपन ने जो समीकरण नंबर 2 दिया था उसमें रखी, और जैसे ही समीकरण नंबर 2 में रखी तो अपने पास में a की वैल्यू आ गई। अब अपने को इनमें से जो भी चीज़ निकालनी हो उसके अकॉर्डिंग अपन कर लेते हैं। जनरली इसका यूज के नोड मतलब वेग नियतांक और समय के लिए करते हैं। तो समय के वेग नियतांक के लिए अपन ये वाला फॉर्मूला बना दिया, न्यूमेरिकल भी है इसके, और ये वाला टी का निकालना तो ये बना दिया, केवल टी का पक्षांतरण कर दिया इसमें। फिर अपन ने ये भी बताया कि ए नोड क्या चीज़ है, तो ए नोड क्या चीज़ है, प्रारंभिक सांद्रता। ए क्या चीज़ है, टी समय पर सांद्रता। के नोड क्या चीज़ है, वेग नियतांक, ठीक है। अब देखो आगे अपन जो करने कि इसी अभिक्रिया के लिए यदि आप ग्राफ बनाते हो, यहाँ लगा लेते हैं टॉपिक, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ग्राफ, ठीक है। अब सीधी सी बात है, ग्राफ बनाएंगे तो समाकलित वेग समीकरण देखो ये रहा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, तो किसके बीच बनेगा, ए और टी के बीच बनेगा, ठीक है। ए आपको पता है, ये जो भी आप टाइम ले रहे हो उस टाइम पे जो सांद्रता आ रही है ए है। टी बराबर 0 ले रहे हो तो उसको ए नोड अपन ने लिख ही रखा है, ठीक है। तो सांद्रता और समय के बीच ग्राफ बनेगा, सांद्रता और समय के बीच ग्राफ बनेगा, ठीक है। यहाँ ले लिया अपन ने ए और यहाँ ले लिया अपन ने टी। बताओ कैसा ग्राफ बनेगा, देखें ए टी इक्वल ही आ रहा है तो मतलब 0 से स्टार्ट होगी सीधी लाइन, ठीक है। इसका जो स्लोप आएगा, ढाल जो आएगा,
tan थीटा जो भी है वो किसके बराबर आ जाएगा, वेग नियतांक के बराबर आ जाएगा। तो ये अपना हो गया शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ग्राफ। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए चार कोई भी जो भी अपन, जैसे अपने सिलेबस में शून्य और प्रथम कोटि की है 12th में, तो अपन सबसे पहले उसकी डेफिनेशन करी, उसका एग्जाम्पल करा, समाकलित वेग समीकरण करा, वेग समीकरण में के नोट टी की वैल्यू निकाल ली, के नोट टी की वैल्यू निकालने के बाद में अपन ने इसको ग्राफ बता दिया। चार चीज़ें अपन करेंगे, ग्राफ भी अलग से पूछा जाता है इसका, ये भी अलग से है, मतलब अलग अलग क्वेश्चन, 4 टॉपिक पढ़ेंगे इसमें। 4 टॉपिक जो, जैसे मैं पहला तो अपन ने समाकलित वेग समीकरण निकाला, दूसरा अपन ने ग्राफ बना लिया, तीसरा अपन ने उसका अर्धायुकाल निकाल लिया, तीसरा अपन ने उसका अर्धायुकाल, और चौथा तो देखो हर अभिक्रिया के जो शून्य कोटि या मान लो जो भी अपन टॉपिक पढ़ेंगे उस कोटि में अपने को ये 4 चीज़ें याद होनी चाहिए। चारों का अलग अलग से क्वेश्चन पूछता है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए भाई। शून्य कोटि और प्रथम कोटि में याद क्या क्या करना है। सबसे पहला तो अपन जो समाकलित वेग समीकरण, उसमें डेफिनेशन वगैरह आ जाएगी। समाकलित वेग समीकरण याद रखना है, न्यूमेरिकल भी है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण याद करो, डायरेक्ट समीकरण ही पूछ लेता है, क्वेश्चंस भी हैं इसके। सेकंड इसका ग्राफ याद करना है, ठीक है, जो बनाया अभी अपन ने। थर्ड जो है इसका अर्धायु, थर्ड क्या निकालनी इसकी, अर्ध आयु, ठीक है। और जो फोर्थ था अपना वो इसके एग्जाम्पल्स, कम से कम 1-2 उदाहरण इसके याद रखेंगे, एग्जाम्पल्स याद कर रहे हैं। तो देखो अभी जो है पहला टॉपिक हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा जो इसमें स्टार्ट करेंगे। अपन पढ़ेंगे इसमें अर्धायु। अर्ध आयु, अर्ध मतलब आधी, आयु मतलब टाइम। किसी भी अभिक्रिया की जो पूरा टाइम उसमें लगता है उसका आधा समय जिस पे हो जाता है, आधा समय से मतलब होता है अभिक्रिया में 2 ही चीज़ें होती हैं, ये अभिकारक है, ये क्या है, उत्पाद। आधे अभिकारक पूरे अभिकारक की उत्पाद बना ले तो वो कंप्लीट हो गई। किसी अभिक्रिया के लिए ऐसा समय जिस पर केवल आधे अभिकारक या अभिकारक की आधी मात्रा इसमें कन्वर्ट हो जाए उत्पाद में, तो उस टाइम को, उस समय को, उस अभिक्रिया की अर्ध आयु कहते हैं, या उसका अर्ध आयु काल कहलाता है, हाफ लाइफ। ठीक है, जनरली इसको टी हाफ से रिप्रेजेंट कर दो। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, टी हाफ से। अब सबसे पहले तो अपने को टी पता हो तो अपन टी हाफ निकालेंगे, भाई आयु पता हो तो ये अर्ध आयु निकालेंगे। तो आयु पता करने के लिए अपन ने, मतलब टाइम पता करने के लिए अपन ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता, उसमें से लेस कर दिया जो टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन थी वो, ठीक है, और उसके अपॉन आ गया था के नॉट, यही था। अब अपने जो टी था, अब इसमें कंडीशन लगाएंगे क्योंकि आपको तो कंडीशन क्या लगानी है, आधी आयु निकालनी, आधा टाइम निकालना है। तो अपन ने लिखा यदि टी जो था उसके इक्वल टू लिख दें टी हाफ, टी इक्वल टू क्या आ जाए, टी हाफ, आधा टाइम आ जाए, तथा अब टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन कौन सी थी, ए थी, तो ए की जगह क्या लिखें, जो पहले थी उसकी आधी, पहले शुरू में कितनी थी, ए नोड थी, ए नोड का आधा कर दो, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए नोट बाई 2, ध्यान से देख लेना भाई। टी टाइम था उसको टी हाफ कर दिया, तो टी टाइम मतलब स्टार्टिंग टाइम जो था उसमें कॉन्सेंट्रेशन थी ए नोड, और उसको कितनी देर चलानी है, इसकी आधी तक, तो ए इक्वल टू क्या लिख दिया, ए नोड बाई 2। मान रखेंगे तो टी की जगह तो लिख दिया क्या, टी हाफ। इसके अलावा यहाँ पे क्या आ गया, ए नोड माइनस ए नोड बाई 2 अपॉन के नोड।
ए नॉट में से ए नॉट बाई 2 गया तो क्या बच गया, ए नॉट बाई 2। तो ए नॉट बाई 2 अपॉन क्या आ गया, 2k नॉट। ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या आ गया, अर्धायुकाल। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र लिखो, तो याद रखना है। समाकलित वेग समीकरण भी याद रखना है, ठीक है। यानी ये वाला भी याद रखना है, इसके याद हो जाएगा तो k नॉट ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। टी हाफ अपने पास आ ही गया, ए नॉट बाई 2 k नॉट। ए नॉट क्या चीज़ है पहले से पता है ही, प्रारंभिक सांद्रता। k नॉट आपको पहले से पता ही है। अब दो चीज़ें और हैं अर्धायुकाल से रिलेटेड जो अपने को, जिनका क्वेश्चन भी पूछता है, जैसे टी हाफ इज इक्वल टू, अपन ने फॉर्मूला निकाला ए नॉट बाई 2 k नॉट। यहाँ जो अपना ए नॉट है उसको अपन याद है, नहीं याद है तो मैं दोबारा फिर से लिख देता हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता k नॉट तो जानते ही हो, वेग नियतांक है शून्य कोटि के लिए। अब क्वेश्चन ऐसे पूछता है, अगर इसमें से कांस्टेंट हटा दें अपन, इस फॉर्मूले में से इस कांस्टेंट को निकाल दें तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा, समानुपाती। किसके आ जाएगा, ए नॉट बाई 2 के, ए नॉट बाई 2। तो इसका क्वेश्चन ऐसे पूछता है, स्पष्ट करो या सिद्ध करो कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, ठीक है। अब डायरेक्टली भी लिख सकते हैं अपन इसको, 2 को भी हटा सकते हैं, डायरेक्टली क्या जाएगा, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोड। तो अपने बस में पूरा कंप्लीट करके बता देना है। तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि शून्य, ये मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, अर्थात शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, ठीक है। याद रखना है, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल उसकी प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये अपने पास तो मतलब याद रखने वाली चीज़ समाकलित वेग समीकरण, ये वाला चीज़। एक कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित, देखो शून्य कोटि के लिए 3 चीज़ें हो गई हैं। पहला समाकलित वेग समीकरण हो गया, दूसरा ग्राफ हो गया, तीसरा अर्धायु हो गई, चौथा क्या बच गया उसका, एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं, जैसे सभी प्रकाशीय अभिक्रिया, सभी प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रियाएं मीन्स जो अभिक्रियाएं प्रकाश के द्वारा संपन्न होती हैं, वे सारी अभिक्रियाएं जीरो ऑर्डर की होती हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा H2 + Cl2, ये भी गैसेज हैं, ये भी गैस है, ठीक है। H सनलाइट आ गई, और यहाँ पे लिखा मैंने 2HCl। अब देखो इसके लिए कोटि जो लिखें, पहले से पता है अपने को कि शून्य कोटि की, क्योंकि एग्जाम्पल लिख रहे हैं अपन सभी प्रकाशीय अभिक्रिया। तो इसके लिए वेग जब लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, k नॉट, यहाँ पे लिखा जाएगा H2, और उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0। दूसरा जो था Cl2, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, 0।
तो कोटि क्या लिखी जाएगी, 0। मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया का जो वेग था वो केवल किस पे डिपेंड करेगा, प्रकाश पे। प्रकाश आएगा तो अभिक्रिया होगी, प्रकाश नहीं आएगा तो अभिक्रिया नहीं होगी, भले H2 की और I2Cl2 की क्वांटिटी कितनी भी हो। मतलब इनकी मात्रा पे डिपेंड नहीं करता, इनकी मात्रा में जो परिवर्तन होता है बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। ठीक है, तो नगण्य है तो इसको अपन 0 मान लिया। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल था, शून्य कोटि अभिक्रिया का जो एग्जाम्पल था पहला, तो उसमें क्या लिख दिया, सभी प्रकाशीय अभिक्रिया। जैसे मान लो दूसरा, धात्विक सतह पर होने वाली अभिक्रियाएं। धातु की सतह पर होने वाली अभिक्रिया, मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जो मेटल सरफेस पे होती हैं, वे अभिक्रियाएं भी 0 ऑर्डर की होती हैं। जैसे N2 प्लस H2 प्लेटिनम सरफेस होती है और यहाँ पे 2NH3। तो इसमें भी जो कोटि होती है, कोटि वो क्या आ जाएगी, 0। मतलब इस अभिक्रिया का वेग भी N2 और H2 की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, क्योंकि N2 और H2 की क्वांटिटी जो होती है वो नगण्य होती है। जितनी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस प्लेटिनम की सरफेस पे एडजॉर्ब होगी उतनी ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी, बाकी हाइड्रोजन नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करेगी। मतलब इनकी क्वांटिटी के कंपैरिजन में एडजॉर्ब कम होती है या रिएक्शन कम होती है, तो मतलब इनकी जो मात्रा होती है उसमें परिवर्तन बिल्कुल नगण्य होता है। तो ये वाली जो अभिक्रिया है वो भी अपनी कौन सी कोटि की हो सकती है, शून्य कोटि की। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं, सभी प्रकाशीय अभिक्रिया आ गई पहला दूसरा एग्जाम्पल आ गया धातु की सतह पर जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं वे भी सारी शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो अपना ये जो शून्य कोटि का टॉपिक था वो अपना पूरा हो गया है। उसके बाद जो है वो अपन आगे देखेंगे।